जो इंसान मेहनत करने से नहीं घबराता वह जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। उसके लिए कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के बाद हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में सूर्य महाराज और देवगुरु बृहस्पति इनका जो संबंध बना है यह केंद्रगत संबंध बना हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे नवम पंचम का संबंध हो यानी कि त्रिकोण का, या फिर केंद्रगत संबंध 1 4 7 10 का संबंध, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने वाला तब और ज़्यादा बन जाता है जब यह संबंध बनाने वाले जो दो ग्रह होते हैं अगर वह आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं तो फिर कहना ही नहीं। और ऐसा ही संयोग अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बना हुआ है। जी हाँ, जब 15 जनवरी 2024 को सूर्य महाराज अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश किए, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका केंद्रगत संबंध बन गया और वर्तमान समय में शनिदेव अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह जो केंद्रगत संबंध बना हुआ है सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने वाला साबित होगा। क्योंकि यह जो राशि होती है मकर राशि, यह कर्म क्षेत्र की राशि होती है और देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में गोचर कर रहे हैं मेष राशि, वह पराक्रम की राशि होती है। और पराक्रम और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि यह जो केंद्रगत संबंध बना हुआ है यह कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। तो ऐसे में दोस्तों, आप कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि बड़ी स्पष्टता के साथ आप समझ जाए कि आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए यह जो केंद्रगत संबंध बना है सूर्य और गुरु का, यह आपके लिए कितना श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस कॉम्बिनेशन से आपको क्या बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है, किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, वहीं किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ इस गोचर के कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ एक साल में कम से कम 4 बार केंद्रगत संबंध बना लेते हैं। लेकिन आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अगर कहीं शनिदेव बलवान होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का जो केंद्रगत संबंध होता है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह विशेष रूप से बलवान होकर के हर किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने लगते हैं। और इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है देवगुरु बृहस्पति का, यह यानी कि मंगल ग्रह जो मेष राशि के स्वामी होते हैं, वह अभी खुद गुरु के ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसे आप सोने पर सुहागा कह सकते हैं। यानी कि ऐसा जो संयोग बना हुआ है यह कई वर्षों के बाद बना हुआ है और यह संयोग बस कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव इतना बेहतरीन होगा कि कहना ही क्या। तो दोस्तों देखिए, अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं शनि महाराज 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य देव 7वें भाव में, मंगल का गोचर 6ठे भाव में और कहीं ना कहीं इस समय राहु का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। देखिए, यहाँ पर गुरु कर्म क्षेत्र से आपके दूसरे स्थान धन को देखेंगे, आपके सुख को देखेंगे और आपके शत्रुओं को देखेंगे, खुद के घर को देखेंगे। और सूर्य महाराज
आपके व्यापार को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को, आपके शरीर को देखेंगे। वहीं शनिदेव का जो काम होगा यह भी आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर देखने को मिलेगा, आपके दूसरे भाव के ऊपर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पंचम भाव पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में मंगल छठे भाव में है और इनका प्रभाव भाग्य, व्यय, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव को। सबसे पहले तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव को पहले समझिए। छठे भाव पर मंगल अत्यंत ही श्रेष्ठ, इतना बेहतर कि कहना ही नहीं। यह यहाँ पर हर प्रकार से आपको शत्रुहंता बनाते हैं, यानी कि शत्रु अगर एक बार भी आपसे भिड़ जाता है तो समझ जाइए कि सपने में भी आपसे लड़ाई करने के बारे में वह नहीं सोचेगा, चाहे कितना भी बलवान शत्रु क्यों ना हो। इस समय शत्रु के ऊपर आप हर प्रकार से भारी पड़ोगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज को स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिए, छठे भाव पर मंगल अगर रहता है तो किसी को भी पैसा मत दीजिए उधार के तौर पर। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ जाइए आपका पैसा वापस आपको नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, इस समय आपको पैसा उधार देने से बचना चाहिए। तब तक बचिए जब तक मंगल धनु राशि में गोचर से बाहर ना निकले। इसके अलावा इनका जो प्रभाव है आपके भाग्य भाव में मौजूद राहु के दुष्प्रभाव को कम करने का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं और इस समय कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं, क्योंकि इस समय गोचर कुंडली में गुरु और मंगल के बीच में परिवर्तन योग भी बना हुआ है, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। उनके लिए तो कहना ही नहीं, जो कार्य क्षेत्र में कंपटीशन करते हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं, अभी किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, कितना ही बुद्धिमान, ज्ञानवान क्यों ना हो, समझ जाइए आप अपने कॉम्पिटिटर को बड़ी आसानी से इस समय परास्त कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मंगल और गुरु, इन दोनों का प्रभाव इतना बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा कि कहना ही नहीं। जी हाँ, यह समय हर प्रकार से आपको सफल बनाने वाला है, हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कर्म क्षेत्र, आपके कॉम्पिटिटर जो हैं कर्म क्षेत्र में, समझ जाइए कि वह भी इस समय आपकी तरक्की, ऊंचाई और सफलता को देख करके क्या कहें। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वह गुण और वह तत्व मौजूद होने लगेगा, जिससे ऑटोमेटिक आप हर किसी के ऊपर भारी पड़ जाओगे। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में हर प्रकार से आपको लाभ प्रदान करने वाला साबित होगा। गुरु का गोचर दसम भाव में, कहना ही क्या, हर प्रकार से आपको कार्य क्षेत्र में लाभ देगा। दूसरे भाव पर दृष्टि का पड़ना आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा, आपकी वाणी को वजनदार बनाएगा। इस समय कुटुंब परिवार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं यह आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। माता के साथ आपके रिश्ता, आपका तालमेल बेहतर होगा। कहीं ना कहीं इस समय आपका मन अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहने वाला है। और छठे भाव पर तो इनकी दृष्टि के बारे में बताया जा चुका है कि मंगल और गुरु, इन दोनों का प्रभाव रहेगा, तो हर प्रकार से आपको रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे। वहीं आपके व्यक्तित्व पर मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव रहेगा, तो ये जो तत्व है, अग्नि तत्व की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल सकती है। जी हाँ, इस समय आपको छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गुस्सा करने से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए। यही गुस्सा थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर परेशानी में डाल सकता है। बाकी हर प्रकार से यह कॉम्बिनेशन गुरु, सूर्य, मंगल और शनि का आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। चाहे आप शिक्षा के दृष्टिकोण से ले लीजिए, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ले लीजिए, व्यापार, बिजनेस, इनकम, किसी भी दृष्टिकोण से ले लीजिए, यह जो कॉम्बिनेशन बना है गोचर कुंडली में, हर प्रकार से आपको लाभ प्रदान करेगा। यानी कि आपके लिए हर मामले में ऑप्शन रहेगा कि आप किस ऑप्शन को चुनते हैं। यह पूरी तरह से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर किसी अच्छे ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है, आपकी कुंडली में अच्छे राजयोग बने हैं,
तो समझ जाइए यह समय आपके जीवन में किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना नवग्रह स्तोत्र का पाठ कीजिए, केसर का तिलक लगाइए, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनका दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों को वहीं पर बैठ कर के जाप कीजिए। साथ ही साथ आपको शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में काला तिल और सफ़ेद तिल को एक एक चुटकी मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित करनी है। साथ ही साथ सूर्य देव को अगर आप अर्घ्य प्रदान करते हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। जी हाँ, ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।